नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो सुबह सुबह मैं आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग। ये वीडियो शायद आपको लेट मिलेगा क्योंकि मैं बना तो सुबह रहा हूँ, लेकिन अपलोड करने में टाइम लगता है। गांव में हूँ, यहाँ पर नेटवर्क इशू बहुत रहता है, खासकर जो नेट स्पीड है बहुत ही बुरी आती है। तो आज से हम लोग करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। करंट अफेयर की पहली क्लास है हमारी, और आज मैं कुछ कम ही क्वेश्चन कराऊँगा करंट अफेयर में। 5 से 7 क्वेश्चन करवाऊँगा जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूँ। एक मेडिसिन है हमारे पास जिसका नाम है इटोलीजुमैब। मेडिसिन का नाम क्या है? इटोलीजुमैब। ठीक, अब इस मेडिसिन के बारे में कुछ मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, ये जो इटोलीजुमैब मेडिसिन है, इसको बायोकॉन लिमिटेड कंपनी ने क्या किया है? तैयार किया है। ये पुरानी मेडिसिन है जो कि बायोकॉन लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाई गई, इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब इसका उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो हमारी त्वचा में एक रोग हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोराइसिस। क्या बोलते हैं? सोराइसिस। त्वचा संबंधी एक रोग है सोराइसिस। उसके इलाज में जो है इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। ध्यान देते रहिएगा। अब हाल में ही क्या हुआ कि 30 मरीज़ लिए गए। 30 मरीज़ किसके लिए गए? कोविड-19 के। कोविड-19 जो आप जानते हैं कोरोना चल रहा है, उसके 30 मरीज़ लिए गए। उन 30 मरीज़ में से 20 मरीज़ को एक जगह रखा गया और 10 मरीज़ को एक जगह रखा गया। 20 मरीज़ जो थे उनको जो है उनका उपचार करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? इटोलीजुमैब को। यानी इटोलीजुमैब जो है मेडिसिन वो रेगुलर जो है 5 से 6 दिन उनको दी गई, और 10 जो मरीज़ थे उनको सामान्य रखा गया। उनको किसी प्रकार का कोई जो है वो मेडिसिन नहीं दिया गया। अब जो 20 मरीज़ थे जिनको इटोलीजुमैब मेडिसिन दी गई थी, वो जो है 5 से 7 दिन में सारे के सारे रिकवर हो गए। ठीक है, वो सारे आपके सही हो गए। 10 मरीज़ वो जिनको केवल देखभाल के लिए रखा गया था, उनको किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही थी, उनमें से 3 मरीज़ क्या हो गए? उनकी डेथ हो गई। और 7 मरीज़ जो हैं वो मतलब अभी भी जब तक उनकी जाँच की गई, जितना समय था उस दौरान जो है वो कोविड-19 से आपके पीड़ित ही थे, पॉजिटिव ही थे। ठीक है, तो फिर ये जो इटोलीजुमैब मेडिसिन है, इसका एक जो है बड़ा प्रभाव देखने को मिला है कि ये जो है वो कोविड-19 के जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं, उनके ऊपर जो है कारगर साबित हो रही है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए जो हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, ड्रग कंट्रोल यानी DCGI जो है हमारा, उसने क्या किया है कि इस मेडिसिन के सीमित आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। ठीक है, सीमित आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। मतलब बहुत ज़्यादा जब नीड होगी तो फिर इस मेडिसिन का प्रयोग जो है वो हॉस्पिटल्स कर सकते हैं, डॉक्टर्स कर सकते हैं। अब एक पॉइंट और समझिए कि ये जो इटोलीजुमैब मेडिसिन है, इसका प्रयोग जो है कोविड-19 के उन्हीं मरीजों पर किया जाएगा जिनको श्वास या श्वसन संबंधित दिक्कत है, जिनको सांस लेने में समस्या आ रही है। मतलब एक तरीके से जो क्रिटिकल पेशेंट होंगे उन पर जो है ये इटोलीजुमैब मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये मेडिसिन जो है वो चर्चा में है, इसको ध्यान में रखिएगा। किस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है उसको भी ध्यान रखिएगा। इसके सीमित उपयोग को किसने मंजूरी दी है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ पहला प्रश्न आपको जो है वो समझ आया होगा। अब इसके बाद बात करें तो हमारे सामने एक दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मैं आपको समझा देता हूँ पहले। आप देखिए, अदालत में किसी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई चलती है तो फिर क्या होता है? उसको बुलाने के लिए, उसको अदालत में हाजिर करने के लिए जो है वो तमाम प्रकार की नोटिस जारी की जाती हैं। नोटिस या जिसको हम सम्मन कह सकते हैं, सम्मन जारी किया जाता है। ठीक है, अदालत में तमाम जो आरोपी होते हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई चलती हैं, उनको उस कार्रवाई में भाग लेने के लिए या उनको हाजिर करने के लिए जो है कोर्ट में हाजिर होने के लिए उनको एक सम्मन जारी किया जाता है। ठीक है, तो पहले सम्मन कौन ले जाता था? पुलिस वाले या डाक द्वारा उनको सम्मन भेजा जाता था। उस सम्मन पर जो है उन घर वालों के हस्ताक्षर होते थे। ठीक है, फिर उसके बाद वो अदालत में हाजिर या पेश होते थे। लेकिन अब कुछ चीज़ें बदली हैं। बदली कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की 3 पीठ वाली एक आपकी समिति, एक आपकी 3 जजों वाली, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 3 जज वाली पीठ। ठीक है, 3 जज वाली एक पीठ थी। इसमें आपके SS बोबड़े, AS बोपन्ना और सुभाष रेड्डी 3 जज थे। SS बोबड़े इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में इस पीठ ने एक फैसला दिया है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी आप जानते हैं। SS बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने क्या किया है? एक फैसला दिया है। फैसला क्या है वो आप देख लीजिएगा कि व्हाट्सएप
ईमेल और फैक्स, व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स के द्वारा जो है, यानी इन सभी के द्वारा कानूनी प्रक्रिया के लिए अनिवार्य सम्मन व नोटिस भेजने की स्वीकृति। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि व्हाट्सएप, फैक्स और जो आपका ईमेल होता है, इनके माध्यम से सम्मन या नोटिस जो है वो जारी किए जा सकते हैं, इसकी मान्यता उसने दे दी है। ठीक है, समझ गए ना। तो सम्मन या नोटिस जो है वो अब व्हाट्सएप या फिर आपका जब फैक्स या ईमेल के माध्यम से भी जारी किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो आरोपी होंगे, जिनको जो है अदालत में केस वगैरह चल रहे होंगे, जिन पर उनका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप वाला, उनका ईमेल आईडी या उनका फैक्स नंबर जो भी होगा, वो भी अब वहाँ पर क्या करवाया जाएगा, नोट करवाया जाएगा, जिससे समय समय पर उनको जो है सम्मन या नोटिस भेजी जा सके। ठीक है, याद रखिएगा 3 जज वाली पीठ ने फैसला दिया है, जिसकी अध्यक्षता जो है ASA बोबडे ने की है। इसके अलावा इसमें AS बोपन्ना भी शामिल हैं और साथ ही साथ सुभाष रेड्डी साहब भी शामिल हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ। एक शब्द आपके सामने निकल कर आया है, एक शब्द होता है समन और एक शब्द आपका होता है वारंट। ठीक है, वारंट। तो आपने समन का भी नाम सुना होगा, वारंट का भी नाम सुना होगा। कभी कभी आपको लगता है समन और वारंट जो है वो दोनों एक हैं, बस नाम अलग अलग कर दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है, समन अलग होता है और वारंट आपका अलग होता है। तो समन की बात करें तो मैं आपको बता दूं, जैसे अदालत में किसी आरोपी के खिलाफ़ कोई जो है वो केस चल रहा है, किसी आरोपी के खिलाफ़, मुलजिम नहीं बोल रहा हूँ, अपराधी नहीं बोल रहा हूँ, आरोपी, अदालत में किसी आरोपी के खिलाफ़ कोई केस चल रहा है, तो उसको पेश होने के लिए जो है एक नोटिस जारी किया जाता है। उसी नोटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, समन बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, सरकारी आदेश है। समन क्या है, एक प्रकार का सरकारी आदेश है, जो क्रिमिनल केस और सिविल केस दोनों मामलों में क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। ये एक प्रकार का सरकारी आदेश है जो क्रिमिनल और सिविल केस दोनों में जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। वारंट की अगर हम बात करें तो वारंट को जो है वो जज या मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये किस लिए होता है, अपराधी जिस पर केस चल रहा है या जो है अपराधी घोषित हो चुका है, उसकी गिरफ्तारी या फिर उसके घर की जो है वो तलाशी के लिए इसको जारी किया जाता है। आपने सुना होगा, पिक्चरों में खूब देखा होगा कि हमें आपकी घर की तलाशी लेनी है, तो सामने वाला कहता है वारंट कहाँ है। ठीक है, वारंट कहाँ है, या हमको गिरफ़्तार करना है तो वारंट कहाँ है। तो गिरफ्तारी या फिर जो है वो घर की तलाशी के लिए इसको जो है वो कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए, ये जो है पेश होने के लिए जारी किया जाता है। अब कोई आरोपी है, उसको जो है कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया जाता है। तो सम्मन और वारंट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अगले तीसरे प्रश्न की ओर अगर हम मूव करें तो समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 बीमा कंपनियों की मदद के लिए 12,750 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रिमंडल की एक बैठक होती है, उस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो आपकी सरकारी क्षेत्र की यानी सार्वजनिक क्षेत्र की जो 3 बड़ी बीमा कंपनी हैं, उनको 12,450 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। अब ये जो 12,450 करोड़ रुपए है, इसमें मैं बता दूं कि इसमें आपका 2500 करोड़ रुपए इंक्लूडेड है, जो 2019-20 के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, यानी इससे पहले 2019-20 में इनको 2500 करोड़ रुपए इनको दिया गया था, वो भी इसी में क्या है आपका जुड़ा हुआ है। तो इसको मिलाकर 12,450 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ठीक, अब ये 3 बड़ी बीमा कंपनी कौन है जिनको ये मदद जो है वो दी जाएगी? तो एक कंपनी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दूसरी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एक है आपकी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक, तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। इस प्रश्न से एक जो है मैं क्वेश्चन आपसे पुट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो तीनों आप कंपनियाँ देख रहे हैं, बीमा कंपनियाँ देख रहे हैं, ये कब निगमित हुई है, ये कब निगमित हुई है और ये कब निगमित हुई है, तीनों को आपको जो है कमेंट में उत्तर करना है। ठीक है, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। आपको बताना है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कब निगमित किया गया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को कब लिमिटेड को कब निगमित किया गया, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कब निगमित किया गया। ठीक, चलिए
ये प्रश्न हो गया। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दिया हुआ है कि जून 2020 में खुदरा महंगाई दर जो है वो 7.87% पहुँच गई है। ठीक, इस प्रश्न में मैं बताऊंगा अभी इतना ही, लेकिन कई सारे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। इसमें क्या क्या आपको बताना है, आपको बताना है महंगाई दर क्या होती है और साथ ही साथ खुदरा महंगाई क्या होती है। ठीक है, 2 प्रश्न ये हैं। एक तो महंगाई दर आपको बतानी है कमेंट में। देखिए, अगर आप बहुत अच्छी अपनी इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं और अपनी समझ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर इन प्रश्नों को ज़रूर जो है ध्यान में रखिएगा, पढ़िएगा और कमेंट कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो बनाकर इस पूरा सिस्टम जो है बता भी दूंगा। तो खुदरा महंगाई दर क्या होती है, महंगाई दर क्या होती है, साथ ही साथ आपको ये बताना है कि जो खुदरा महंगाई दर होती है, ठीक है, खुदरा महंगाई दर होती है, क्या ये ग्रामीण क्षेत्रों के अलग है और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग है। अगर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग है तो आपको बताना है कि ग्रामीण क्षेत्र की कितनी वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है और शहरी क्षेत्रों की कितनी वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, अब साथ ही साथ खुदरा महंगाई जो दर है, इसका आकलन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स का आपको नाम बताना है। अब आगे अगर बात करें प्रश्न नंबर 5 की, तो ऐसे मैं ओवरली आपको बता दे रहा हूँ कि आप सुंदर पिचाई को जानते हैं। ठीक है, सुंदर पिचाई जो हैं, आप इनके बारे में जानते हैं कि क्या हैं, गूगल के CEO हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो इन्होंने अभी हाल में ये घोषणा की है कि अगले 5 से 7 सालों में वो क्या करेंगे कि भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। तो याद रखिएगा, अमाउंट याद रखिएगा कि हाल में ही गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने जो है भारत में अगले 5 से 7 सालों में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही है। ठीक, एक प्रश्न और ऐसे मैं आपको बता देता हूं कि आप देख रहे होंगे कि भारतीय रेल ने कहा है कि 2030 तक वो क्या कर देगा, इंडियन रेलवे को जो है वो ग्रीन रेलवे में बदल देगा। यानी भारतीय रेलवे ने एक टारगेट रखा है 2030 तक का कि 2030 तक जो है वो भारतीय रेल को ग्रीन रेल में क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। ठीक है, 2030 याद रखिएगा। एक अगर हम बात करें तो एक रेल परियोजना है चाबनहार, एक रेल परियोजना है चाबनहार। चाबनहार रेल परियोजना जो है वो ईरान के द्वारा शुरू होनी थी, ईरान और भारत के द्वारा आपस में सहयोग से शुरू होनी थी, लेकिन हाल में ही ईरान ने क्या कर दिया है, भारत को इससे निकाल दिया है। उसने आरोप लगाया है कि अभी तक जो है लगभग 4 साल हो गए हैं, भारत ने किसी प्रकार का कोई अमाउंट या फिर हम कहें कोई जो उसने जो पैसे देने का वादा किया था वो उसने अभी नहीं दिया है और इसलिए उसने भारत को निकाल दिया है। अब वो चीन के साथ इस परियोजना को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे इसके पीछे जो है किसका हाथ हो सकता है। तो ये 6 प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आज, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो ज़रूर आप बताइएगा कमेंट में, और अगले वीडियो में मैं 10 से 15 क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करूंगा। आज करंट अफेयर मैंने सिर्फ शुरू किया है, 3 से 4-5 प्रश्न जो है आपको बताए हैं। करंट अफेयर बहुत ही सही और धांसू तरीके से बहुत डिटेल में आपको जो है बताने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।